डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को ये समझाने वाला हूं कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। और इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी को मैं समझाऊंगा कि आप ये कैसे साबित कर पाओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। एक्चुअली इसके पहले जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स मैंने जो है पढ़ा दिए हुए हैं, और उससे भी पहले आप सभी को मैंने लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसको हम लोग आप लोग कैसे साबित कर पाए। तो मैं आप सभी को वन बाय वन बताता हूँ स्टेप्स कि आप लोग कैसे ये साबित कर पाओगे। सबसे पहले आप क्या करो कि गमले में लगा हुआ एक वेरीगेटेड लीफ वाला यानी कि एक सबलित पत्ती वाला एक पौधा ले लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप मनी प्लांट ले सकते हैं या फिर क्रोटॉन ले सकते हैं, कोलियर्स ले सकते हैं। तो ये सब जो मैं प्लांट का नाम रख रहा हूँ ये वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं। इनका जो पत्ते इनकी जो पत्तियां होती हैं इसमें आप चकते चकते देखो, कहीं पर जो है ग्रीन चकता रहेगा तो कहीं पर जो है येलो चकता रहे, व्हाइट चकता रहे, रेड रहे, बैगनी रहे। तो इस तरह से जो चकते चकते पत्ते मतलब चकते चकते जो है पत्तियों पे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो सभी पत्तियों वाले पौधे जो है वेरीगेटेड प्लांट कहलाते हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक जो है ले सकते हो। अब लेने के बाद से आपको क्या करना है कि उसको जो है 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देना है, ताकि उसके अंदर में जो भी स्टार्च है, मंड है, वो सारा का सारा खत्म हो जाए, ठीक है। एक्चुअली जब अंधेरे में रख देंगे तो होगा ये कि उसमें फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो नया खाना फिर से बनेगा नहीं, बल्कि उसके बॉडी में जो भी मंड स्टार्च है वो धीरे धीरे वो यूज करता जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा कि 3 दिन के आसपास में वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने बोला है कि उसको 3 दिन तक आपको अंधेरे में रखना है। अब इसके बाद क्या करना है 3 दिन बाद कि उसको 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है। अब जब 6 घंटा हो जाता है तब क्या कीजिए कि उसमें से एक पत्ता तोड़िए, ठीक है। और तोड़ने के बाद से क्या कीजिए कि उसका जो हरा वाला भाग है उसको एक कागज पर ट्रेस कीजिए, और बाकी जो पार्ट्स हैं उन सबको भी दर्शाइए, ठीक है। बट मेन हमारा जो फोकस होगा वो होगा हरे वाले भाग का, कि कौन कौन सा जो है पत्ते का भाग हरा था। जब ये हम लोग कागज पर ट्रेस कर लेते हैं, डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि पत्ते को उबलते हुए पानी में डालना है। तो आप सभी क्या करेंगे कि उस पत्ते को क्या करेंगे, उबलते हुए एक पानी में डाल देंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने जो है उबलते हुए पानी में पत्ते को डालने के लिए क्यों बोला। तो देखो, उबलते हुए पानी में आप इसलिए डाल देंगे पत्ते को ताकि पत्ते के ऊपरी भाग पर जो सरफेस होता है, ऊपरी जो सरफेस होता है उस पर क्यूटिकल होता है। तो वो क्यूटिकल क्या हो जाए कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। सॉफ्ट हो या डिस्ट्रॉय हो कुछ भी हो, बट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसका जो मेम्ब्रेन है सेल के, लीफ के अंदर में जितने भी सेल्स होंगे तो उन सभी का मेम्ब्रेन जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ये बहुत जरूरी है। और जब हम लोग पानी में पत्ते को उबालेंगे तो ये नॉर्मली हो जाता है। अब इन दोनों ही प्रक्रियाओं से, क्यूटिकल के हटने या फिर सॉफ्ट होने, मेम्ब्रेन के जो है सॉफ्ट होने से फायदा ये होगा, नंबर 1 कि उसके अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसको इजिली हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो है आसानी से आयोडीन सोल्यूशन आगे चल करके काम कर पाएगा, एक्चुअली वो इंटर कर पाएगा सेल के अंदर में। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से कि हम लोग पानी के अंदर में लीफ को पहले उबालते हैं, और उबालने के बाद से क्या करते हैं कि अब हम लोग एल्कोहल से भरा हुआ एक बीकर लेते हैं और उसमें पत्ते को डुबा देते हैं। तो आप सभी यही करेंगे। और जब आप पत्ते को जो है एल्कोहल में डुबा देते हैं तो उसको, अब उस पत्ते को जो है बहुत ही सावधानी से जल उष्मक में रख करके और तब आप जो है गर्म करें, ठीक है। ध्यान ये रहे कि पत्ते को तब तक गर्म करना है, मतलब कि जब अल्कोहल जो है वो उबलने न लगे तब तक उसको गर्म करें, बट ये बहुत ही सावधानी के साथ आप करें, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है इससे आग लगने का खतरा रहता है। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है। इस वजह से तो हमको क्या करना है कि 100 डिग्री नहीं बल्कि
60 से जो है कम के ही 60 डिग्री सेल्सियस से कम के ही टेम्परेचर पर पत्ते को जो है अल्कोहल में उबालना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करें तो एक किसी टीचर के निगरानी में करें, किसी एक विशेषज्ञ के निगरानी में करें। ठीक है, तो आपने जब अल्कोहल में इस पत्ते को गर्म कर लिया, उसके बाद आप क्या करें कि पत्ते का रंग कैसा है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, ये दोनों ही ध्यान से देखें और उसको जो है याद रखें। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि उस पत्ते को निकाल करके और उस पर जो है आयोडीन का तनु विलयन यानी कि जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन डालिए, और डालने के बाद क्या कीजिए कि पत्ती को बाहर निकाल लीजिए और फिर उस आयोडीन को धो करके हटा दीजिए पत्ते पर से। और अब क्या कीजिए कि पत्ते का अवलोकन कीजिए, यानी कि उसको देखिए और फिर मैचिंग कीजिए, मतलब कि तुलना कीजिए जो शुरू शुरू में पत्ता था उसके ट्रेस से, यानी कि उसका जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है उससे इसको मैच कीजिए। अब चलो मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो है शुरू के पत्ते का एक डायग्राम हो गया, ठीक है, और जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन में धो करके और पत्ते को निकाला हुआ है, तो ये मान लीजिए कि ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है आपका बाद में का पत्ता। ये तो हो गया डायग्राम, और ये हो गया मान लो कि लीफ। अब मतलब पत्ता, लीफ मतलब पत्ता, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे मैच कर रहे हो, तो ये देख रहे हो कि पत्ते का जो भाग ब्लू सॉरी ग्रीन था वो एक्चुअली यहाँ पर जो है नीला हो गया है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर जो ग्रीन है वो भी यहाँ पे नीला हो गया, यहाँ पर जो ग्रीन है वो भी नीला हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पार्ट पत्ता का जो है ग्रीन था, यानी कि जिसमें कि क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है, वो वाला पार्ट जो है ब्लू हो गया है। और आयोडीन को जब हम पत्ते पर डालते हैं और पत्ते का भाग अगर ब्लू होता है, तो ब्लू कलर में चेंज होने का जो साइन है, चिन्ह है, ये इस बात का सूचक होता है कि वहां पर स्टार्च मौजूद है। तो यानी कि ग्रीन वाले भाग में स्टार्च मौजूद है, ये ब्लू वाले भाग जो है यानी कलर का जो चेंज है ये इस बात को साबित कर रहा है। बट आप लोगों को याद होगा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है या फिर जो भी पत्ते का भाग है, वहां पर हमने पहले ही मंड यानी स्टार्च को खत्म कर दिया था। यानी कि शुरू शुरू में स्टार्च नहीं था, और अभी जो है ब्लू होकर के ये साबित कर रहा है आयोडीन कि यहाँ पर स्टार्च है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा यहाँ पर क्लोरोफिल के जरिए क्लोरोफिल मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है और फिर जो है यहाँ पर स्टार्च मौजूद है। ठीक है, तो यानी कि हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, यानी कि पहुंचते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। जहां पर क्लोरोफिल मौजूद है, ग्रीन वाले पार्ट में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, तो यहाँ पर जो है वो स्टार्च बन पाया है, फोटोसिंथेसिस हो पाया है, प्रकाश संश्लेषण हो पाया है। और जो पीला वाला भाग था, येलो वाला भाग था, वो जस का तस है, यानी कि किसी प्रकार का कोई कलर में चेंज नहीं है। तो इस प्रयोग से हम और आप यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बेहतर ढंग से उसको ये बात साबित करके दिखा पाओगे। थैंक। अब इसके बाद जो है मैं आप सभी को समझाने वाला हूं कि आप ये कैसे साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। चलिए वन बाय वन मैं स्टेप वाइज जो है आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि समान आकार का गमले में लगा हुआ 2 पौधा ले लीजिए, ठीक है। अब उसको भी क्या कीजिए कि 3 दिन तक अंधेरे में रखिए। ये तो जब भी हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई चीज आवश्यक है उसको साबित करना होगा, तो सबसे पहले जो है हमारा यही काम होता है कि पौधे को ले और लेने के बाद से उसको 3 दिन तक अंधेरे में रखें। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था अंधेरे में इसलिए रखें ताकि उसका जो स्टार्च है वो खत्म हो जाए, यानी कि पौधा डी स्टार्च हो जाए। इसके बाद आप हम क्या करते हैं, या फिर आप क्या करो कि उन दोनों ही पौधों को जो है अलग अलग कांच की पट्टियों पर रख दीजिए। और रखने के बाद से क्या कीजिए कि एक पौधे के पास जो है वॉच ग्लास के अंदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH रख दीजिए। अब ये KOH रखने के लिए क्यों बोला जा रहा है, KOH एक्चुअली जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए। यानी कि वॉच ग्लास के अंदर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया है कि
एक पौधे के पास में आपको जो है वॉच ग्लास रखना है, और वॉच ग्लास के अंदर में क्या करना है, KOH रखना है, ताकि वो अंदर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खत्म कर दे, एब्जॉर्ब कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि 6.4 जो चित्र है उसके अनुसार, जो कि मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग जो है यहाँ पर देख पा रहे हो, तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो है आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का व्यवस्था करके, यानी कि दोनों ही पौधों को क्या करना है कि अलग अलग बेल जार से ढक देना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है आपका नीचे का जो है, जो कांच का मैं पट्टा बोल रहा था, पट्टी बोल रहा था, वो हो गया। ठीक है, एक में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब इस प्लेट के अंदर में बहुत सारे क्रिस्टल इसके रखे हो रहेंगे। ठीक है, चलो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉइंग। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि दूसरा वाला में वो नहीं है, और इसके बाद से हमने क्या कर दिया है कि इसको जो है वॉच ग्लास से, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ढक दिया हुआ है, हमने जो है ढक दिया। तो आप भी ऐसे ही क्या करेंगे कि दोनों ही पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक देते हैं। दोनों पौधे जो है वो कांच के प्लेट के ऊपर रखे हुए हैं, और एक के बगल में क्या है, एक पौधे के बगल में वॉच ग्लास के अंदर में क्या है कि KOH रखा हुआ है, दूसरे में नहीं रखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि जो जार है उसके तली पर क्या करते हैं कि सील करने के लिए हम लोग कांच की पट्टी पर वैसलीन लगा देते हैं, ताकि उसमें एयर जो है वो नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से हमारा जो एक जो सिस्टम बना हुआ है ये वायुरोधी बन जाएगा। हमारा जो प्रयोग है वो वायुरोधी यानी कि एयर टाइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि 2 घंटे के लिए इन दोनों ही पौधों को हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करें। और रखने के बाद से आप क्या कीजिए कि प्रत्येक, मतलब जब 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है, तो 2 से 4 घंटे आप लोग रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो कि दोनों ही पौधों में से एक एक पत्ता तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद से क्या करेंगे कि आप जैसे पहले जो है स्टार्च का टेस्ट किया हुआ था आयोडीन सॉल्यूशन को डाल करके, उसी प्रकार से जो 2 पत्ते यहाँ पर तोड़े हुए हो आप, उन दोनों ही पत्तियों को क्या करो कि पहले जो है पानी में गर्म करो, फिर जो है अल्कोहल में गर्म करो, उसके बाद से पत्ते को धो लो, और धोने के बाद से क्या करो कि उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन डालो, और डालने के बाद से क्या करो कि आप ये अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो कि उसमें जो है किस प्रकार का बदलाव नजर आता है, दोनों पत्तियों में क्या अंतर आता है, कौन जो है मंड की उपस्थिति को दर्शाता है और कौन नहीं दर्शाता है। और फिर आप ये निष्कर्ष निकालो कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या नहीं है। तो आप यही देखेंगे कि जिस वाले भाग में, मतलब जिस पौधे के चारों तरफ जो है एयर नहीं पहुंच पाया है, उसके अंदर जो है हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, तो उसमें बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 नहीं पहुंचा है। उसके पत्ती का जब हम लोग जो है टेस्ट करेंगे, स्टार्च टेस्ट, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि वो जस्ट का तस पीला का पीला ही रह जाएगा, या जिस कलर का है उसी कलर का रह जाएगा। नॉर्मली पीले कलर का रहता है। जब हम लोग पानी में गर्म करते हैं किसी भी पत्ते को, तो उसमें से जो है जो क्लोरोफिल होता है वो निकल जाता है, और फाइनली जो है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन, या फिर जो है बोल सकते हैं हम लोग की पीला और ब्राउन का मिक्सचर टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो प्लांट है, उसमें देखेंगे कि उसके पत्ते में जो है किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, बल्कि, और वही अगर हम लोग देखते हैं ये जो नॉर्मल जिसमें कि KOH नहीं था, उसके पत्ते को, तो यहाँ पर जो है ये ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर CO2 मिला हुआ है वो जो है ब्लू हो जा रहा है, यानी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ है, जिसकी वजह से कि पत्ते के अंदर में स्टार्च बन करके मौजूद है। और जहां पर नहीं मिला था CO2, वहां पर क्या हो रहा है कि पत्ता का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हो रहा है, जिससे ये पता लग रहा है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, स्टार्च नहीं बना है, और वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत आवश्यक है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं बेहतर ढंग से समझा पाया। अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी को मैं समझाऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इस बात को आप कैसे दर्शाओगे, आप कैसे साबित करोगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।